नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए केवीएस, एनबीएस, DSSS, EMRS, यूपीएचएससी, जीडीसी और भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? देखते हैं हम लोग। हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है, ये बात सही है। हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। फिर है प्रत्याभरण शब्द में प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है, ये भी सही है। तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत के अव्ययों से हुआ है, ये भी बात सही है। गलत क्या है? विकल्प डी, बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यही आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव उपसर्ग से बनने वाले सभी शब्द हैं। विकल्प आप सभी के सामने हैं। अव उपसर्ग से बनने वाले सभी शब्द का कौन सा विकल्प है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अवस्था, अवतल, अवनत। ये तीनों शब्द जो है अव उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, अनमोल 19 अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, अरबी उपसर्ग, फारसी उपसर्ग। तो अनमोल 19 अवसर, इसमें कौन से उपसर्गिक भेद हैं? यानी ये है तद्भव उपसर्ग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नामुमकिन, खुशबू, बनाम शब्दों में कौन से विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरबी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, तुर्की के उपसर्ग, पुर्तगाली के उपसर्ग। तो नामुमकिन, खुशबू, बनाम ये कैसे उपसर्ग हैं? विदेशी यानी कि फारसी के उपसर्ग हैं। अगला है, निम्न में से किनमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुनहरा, कलूटा, बोझा, घेरा, मंझला, झरना, सुहावना, पालना। तो आ प्रत्यय का प्रयोग किसमें है? यानी बोझा और घेरा में। फिर है गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊर्णवाचक तद्धित प्रत्यय। तो गाड़ी, घाटी, चोरी शब्द में कौन है? ऊर्णवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, समास का है शब्दों का संक्षेपण, शब्दों का पल्लवन, शब्दों के वर्गों का मेल, उपसर्गों प्रत्ययों का अलग करना। तो समास क्या है? शब्दों का संक्षेपण, यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। फिर अगला है, निम्न में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। आप सभी जानते हैं अव्ययी भाव समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है। फिर है, निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा हुआ है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास ये कारक चिन्हों पर आधारित है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। निम्न में से कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। किसमें कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए गए हैं? किस विकल्प में? तो कर्ण में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो आपका सही क्या होगा? विकल्प बी, सूरकृत रस भरी, यानी सूर के द्वारा कृत, रस से भरी, ईश्वर से प्रदत्त, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला है, जलज अंडज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो जलज और अंडज में आपका बहुब्रीहि समास है। अगला है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तारों व ग्रहों के नाम, महीनों व दिनों के नाम, तिथियों व नदियों के नाम, वृक्षों व पहाड़ों के नाम। तो तिथियों और नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में। सदा बहुवचन शब्द है, पुलिस, जनता, प्राण, हस्ताक्षर, पानी, आग, वर्षा, दूध।
तो सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? प्राणी और प्राण यानी हस्ताक्षर। फिर है अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो अपादान कारक में जो है अलग होने का भाव रहता है, यानी जहाँ पर जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो अलग हो रही है अर्थात अपादान होगा। फिर अगला है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिकरण कारक को संतुष्ट करता है? तो उसमें क्या सही है? विकल्प ए, वो अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है। तो इस अधिकरण यानी आधार क्या है? उस टनल है जहाँ पर अपराधी बैठा हुआ है। फिर है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। तो हरिश्चंद्र क्या है? जाति है। जयचंद कोई कमी नहीं है, ये कहा जाता है। फिर है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसमें है? जो, सो, आप, तुम, स्वयं, खुद, कोई, कुछ। तो कोई और कुछ क्या है? निश्चित नहीं, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। किसका है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद में तैरना भी एक कला है। इस वाक्य में तैरना क्या है? नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया अर्थक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो तैरना एक कला है, इसमें तैरना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। फिर है आश्रित उपवाक्य होता है सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, विधि वाक्य में। तो आश्रित उपवाक्य जो है ये किस में होता है? मिश्र वाक्य में। अगला प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो ये कैसा है वाक्य? विधिवाचक वाक्य है, यानी इच्छावाचक वाक्य है। इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगला है खंडेतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। तो मात्रा और बलाघात, सुर, अनुनासिकता तथा संगम, ये क्या होते हैं? सब खंडेतर ध्वनियों के रूप हैं। मात्रा, बलाघात, सुर, अनुनासिकता, संगम, ये सब क्या हैं? खंडेतर ध्वनियों के रूप हैं। अगला है स्वर के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठ की स्थिति में प्रमुख प्रकार होते हैं। तो आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, ये जो है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। फिर अगला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण की विशेषताएं हैं। स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में वाय मुख विवर में कहीं रोका जा सकता है, ये ठीक है। और चाछा जाझा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। पंचमाक्षर नासिक के होते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो पाफा बाभा मामा ये दंतुष्ट ध्वनियाँ हैं। ना ला रासा ये वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। काखा गाघा ये कंठ ध्वनियाँ हैं। फिर गलत क्या है? ये तो यानी तीनों सही हैं। गलत है यही चाछा जाझा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं हैं। ये कैसी हैं? चाछा जाझा ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी प्रकंपित क्रम के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम है। तो था, छा, शा और र, ये सब क्या हैं? स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी प्रकंपित वर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषताएं बताइए। तो क्या हैं श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषताएं? श्वास के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्ण अल्पप्राण, दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं, ठीक है। का, खा, का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, पा, बा, ये सब अल्पप्राण हैं। और खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा, ये सब महाप्राण हैं। तो आपका सही क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला है निम्न में से घोष वर्ण हैं। देखते हैं हम लोग इनमें से कौन से घोष वर्ण हैं। तो कौन से घोष वर्ण हैं? गा, घा और अंगा और डा, ये सब क्या हैं? घोष वर्ण हैं। उसके बाद में अगला है उपसर्गों की विशेषताएं बताइए। कौन सी विशेषताएं हैं उपसर्गों की? तो देखते हैं हम लोग क्या विशेषताएं हैं। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग के 3 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, यानी तत्सम, तद्भव, विदेशज, ये ठीक है। फिर है अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित है, ये भी सही है, आपका उत्तर होगा विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आई, या, वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर उनके उदाहरणों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले आई से बनेगा पिटाई, या से बनेगा बिटिया, वट से बनेगा सजावट, यानी यही आपका उत्तर है प्रत्ययों के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं और उनके समासों के साथ में आपको क्या करना है? मिलान करना है और बताना है कौन सा उदाहरण किस समास का है। तो देशभक्ति, इसमें तत्पुरुष समास है। पंकज में बहुब्रीहि समास है। नीलाकाश में कर्मधारय समास है और प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आगे विकल्प आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए। वर्ण हैं और उनके उच्चारण स्थान के आपको साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले है ओष्ठ। ओष्ठ वाले वर्ण कौन कौन से हैं इसमें? तो है पाफा, बाभा, माँ। फिर है कंठ वाले वर्ण हैं काका, गाघा, अंगा। वर्तस्य वाले वर्ण हैं ना, ला, रासा। और मूर्धन्य वाले कौन से हैं इनमें? तो आपके हो जाएंगे टा, ठा, डा, ढा, ये मूर्धन्य हो जाएंगे। आपका रहा सही मिलान और कूट आगे विकल्प भी जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी क्या है? सुमेलित करिए। देखते हैं हम लोग कौन से वर्ण किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अल्प प्राण, इसमें कौन से हैं? का, गा, टा, डा, ये अल्प प्राण हैं। फिर महाप्राण कौन से हैं? तो आपके खा, धा, खा, घा, ठा, ढा, ये आपके महाप्राण हैं। फिर है अघोष। अघोष कौन से हैं? तो है खा, चा, टा, ठा, ये अघोष हैं। फिर घोष वर्ण कौन से हैं? तो गा, घा, अंगा, जा, झा, ये सब अघोष हैं। ये आपका सही मिलान रहा, कूट के रूप में विकल्प आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। उपसर्ग हैं और शब्द दिए गए हैं, यानी शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सबसे पहले है निर। निर से बने हुए शब्द हैं निर्वाह, निरपराध। फिर है प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं प्रत्याहार, प्रत्यक्ष। फिर है प्रा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं प्रख्यात, प्रसाद। फिर है सम, और सम से बने हुए शब्द हैं आपके कौन कौन से? संसर्ग और संयोग। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प आगे जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्रिया है और उसके उदाहरणों के साथ में आपको मिलान करना है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रमन यहाँ से जा चुका है, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। फिर नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है, यह जमीन दबंगों ने हथिया ली है। फिर क्रियार्थक संज्ञा क्रिया किसमें है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पूर्वकालिक क्रिया किसमें? ये पत्र मुझसे श्याम ने लिखवाया, ये क्या है इसमें? नहीं, कौन सा होगा? हाँ, ये पत्र मुझसे श्याम ने लिखवाया, ये कैसा है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? ममत्व। ममत्व ये एक वचन है, ये तो सही है। प्राण बहुवचन, ये भी सही है। धोबी पुल्लिंग है, ये भी सही है। ये क्या है? दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही क्या है? पुल्लिंग है, यही आपका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखते हैं हम लोग। रवि नहा रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। पतंग फाड़ दी है, ये सकर्मक क्रिया है। ओ कंठोष्ठ वर्ण है, गलत क्या है? ता, ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है, ये कैसा है? ये दंत्य वर्ण है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उसे आपको है बताना, कौन सा यानी सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखावट में आवट प्रत्यय है, यही क्या है? आपका सुमेलित है, और बाकी के सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ भी जो है आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो स्वर व्यंजन खंडेतर ध्वनि, ये क्या है आपका? गलत हो जाता है। फिर है उच्च निम्न सम, ये सब क्या हैं? सुर के भेद हैं। उच्च निम्न और सम, ये सुर के भेद हैं। और मध्य स्वरा, समृत स्वर, ये क्या भी? ये सब गलत है। आगे अगला है, क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, उसे आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ये तो सही है। नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं हैं, ये भी सही है। फिर है प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करने की प्रेरणा देता, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 ये जो है आपका सही है। तो आपका उत्तर है विकल्प सी। अगला है, वाक्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें सत्य को देखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य संयोजक अवयव के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 2 और 4। और बाकी जो लिखा, रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, गलत। 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर है मिश्र वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते, गलत है। आगे है, आपको सुमेलित करना है। उदाहरण है और वाक्य संबंधी अर्थ भेद हैं। देखते हैं हम लोग जो है, राहुल आ गया, ये कैसा वाक्य है? ये विधिवाचक वाक्य है, राहुल आ गया। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ये कैसा वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है। राहुल यहाँ बैठो, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। रामू दिल्ली से आ गया होगा, ये कैसा? संदेहवाचक वाक्य है। तो ये आपका सही मिलान हुआ, और कूट के रूप में विकल्प आपका आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही क्रम कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो जनप्रिय में यानी द्वितीया तत्पुरुष, प्रेमातुर में तृतीया तत्पुरुष है, युद्धाभ्यास में चतुर्थी तत्पुरुष, जन्मांध में पंचमी तत्पुरुष है। अगला है, बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु कर्मधारय समास के आधार पर आपको विकल्प बताना है कौन से उदाहरण में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, यानी चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास, शीतोष्ण में शीत और उष्ण द्वंद्व समास, सप्तऋषि में द्विगु समास, पुरुषोत्तम में कर्मधारय समास है। अगला है, सुमेलित कीजिए। कारक हैं और उनके कारक चिन्ह हैं, उसके साथ में आपको मिलान करना है। तो कर्म कारक में कौन सा चिन्ह होता है? तो कर्म को हो जाएगा। करण किसमें होता है? करण कारक में कौन सा हो जाएगा? से के द्वारा। फिर संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ये आपका सही मिलान हो गया, और कूट के रूप में विकल्प भी आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। संज्ञा है और शब्द हैं, यानी किन शब्दों में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? मकान, नगर, जेब्रा, ये कैसे हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। फिर है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? चतुरता, वैर, प्रशंसा, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में है। समूहवाचक संज्ञा में है आपके समिति, संघ और कुंज, ये आपका सही मिलान, और कूट के रूप में विकल्प से आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं? तो इकहरा, दोहरा, इकहरा, दोहरा,
और प्रत्येक 5 5, ये सब क्या हैं? संख्यावाचक हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं पता है वो लड़का अच्छे स्वभाव का है। तो उपर्युक्त में दिए गए विशेषण कौन से हैं? तो अंधा, बुरी और वह अच्छे, ये सब क्या हैं? विशेषण युक्त शब्द हैं। अगला है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। बताना है आप सभी को इसके अनुसार। तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी आप ये पुरुषवाचक है, जो संबंधवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है और खुद निजवाचक शब्द है। अगला है, निम्न में से सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं हम सभी लोग जो है कौन सा इसमें असत्य है। तो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते, ये तो सही है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी सही है। जो, सो, जिसके संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? यही गलत है, विकल्प डी आपका, यानी वह, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं है, यही गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको है बताना। देखते हैं हम लोग जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहाड़ी और दयालु ये गुणवाचक विशेषण हैं। यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। पहला, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है, फिर गलत है, यही विकल्प ए आपका। त्रैमासिक निरोग ये परिणामवाचक विशेषण नहीं है। अगला है, दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। शीला कमरे में गई और सो गई, ये संयुक्त वाक्य है। रवि आज घर पर था इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया, ये भी सही है। आज वर्षा हो रही है और रवि भी घर आ रहा, ये भी सही है। तो ये सब क्या हैं? संयुक्त वाचक उदाहरण हैं, 1 2 4 संयुक्त वाक्य के। अगला है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। प्रेरणार्थक तो पिटवाना, पिटवाना और कौन कौन से इसमें हैं? पिटवाना और कटवाना, ये दोनों कैसे हैं? प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन से युग्म सही हैं उसे आपको बताना है। तो ला, लुंठित वर्ण जो है कौन सा है? रा, यानी रा लुंठित वर्ण है। फिर पार्श्विक वर्ण है ला और उच्छिप्त वर्ण है ढा, ये तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगला है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? सुमेलित करना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है और यह विभक्ति युक्त समास है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ये कैसा होता है? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति युक्त समास होता है। फिर दूसरा है, इस कारक का प्रयोग आधार के अर्थ में होता है। ये कारक क्रिया होने का स्थान व समय बताता है। इसका परसर्ग में या पर है। तो ये किसकी विशेषता है? ये है आपके अधिकरण कारक की। फिर है, इस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? भाववाचक में गुण, दशा, व्यापार। फिर है, यह क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है तथा इसके अंत में कर या करके जुड़ा रहता है। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। तो ये आपका सही मिलान हो गया विकल्प के रूप में। आगे डी आपका जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उदाहरण दिए गए हैं और उनके भेद के साथ में आपको मिलान करना है। सबसे पहले है, रवि इसी पार्क में खेलो। रवि इसी पार्क में खेलो, तो ये कैसा है? आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दी जा रही। वो शादीशुदा है भी या नहीं, तो ये कैसा है? संदेहवाचक वाक्य है। आपका जीवन सफल हो, ये कैसा वाक्य है? तो ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, आपका जीवन सफल हो, यानी इच्छावाचक है। वाह, हम तो मैच जीत गए, ये कैसा है? विस्मयवाचक वाक्य है। आपका सही मिलान हो गया और कूट आगे विकल्प पे जवाब होगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजन अभी छत पर है, ये अधिकरण कारक है। आधार क्या है? छत।
वो व्यक्ति कार से टकरा गया से करण कारक है, सही है। सूरज जन्म से अंधे थे, अपादान कारक यानी अलग हो रहा है अपने नेत्रों से। फिर है गलत जो आपका है विकल्प सी, राजा की पत्नी आज बीमार है, संबोधनवाचक नहीं बल्कि ये संबंधवाचक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद होते हैं 3, 4, 2, 5। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला अणा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वर्तस्य, कंठ। अणा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। फिर उसके बाद में इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बताना है कौन से युग्म में अघोष ध्वनि है। गाघा, आराढ़ा, पाफा, दाधा। तो इसमें अघोष ध्वनि किस में है? तो है पा फा, ये कैसी है? अघोष ध्वनि है। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो आप सभी जानते हो ला कैसा है? ये पार्श्विक वर्ण है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कौन सा है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण? औ, ए, का, ता। तो इनमें कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ये है आपका का। फिर इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, चा, टा, औ। तो इनमें संयुक्त कौन सा है? आपका क्या। ये आपका संयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, कारसा तासी। तो कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग करने वाले इतिहासकार हैं मिश्र बंधु जी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसादा तासी जी ने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, मिश्रबंध, विनोद। तो इन विकल्पों में से नींव का पत्थर किसे माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, जो कि ग्रियर्सन का है। फिर है निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किया है? गारसा तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है। अगला है डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की है? मिश्र बंधु, विनोद, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, तज़किरा ए शोराई हिंदी। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखने में सबसे अधिक सहायता जो है किस ग्रंथ से प्राप्त की है? शिव सिंह सरोज से। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका है? क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इसलिए केंद्र बिंदु नहीं बन सका है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम यानी पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, गलत। ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, गलत। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, ये भी गलत। सही क्या है? जो समग्रता से उत्तर होगा, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग कर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, ये जो है सबसे अलग कदम जो है शुक्ल जी का माना गया है। फिर जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का, आधुनिक काव्य का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया? दरबारी काव्य, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सूफी काव्य, सिद्धनाथ, जैन साहित्य। तो सिद्धनाथ जो जैन साहित्य है उसे शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कहकर आदिकाल के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास का वो ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि आज राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान हैं? प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हरिओद। और हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना जाता है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर है अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्यों माना है? देखते हैं हम लोग। आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं? नहीं। आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण दुरूह है? नहीं। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया? नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ इसलिए माना है क्योंकि अपभ्रंशा भाष हिंदी भक्तिकाल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस कारण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से यानी भक्ति साहित्य से लगभग हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। किस लिए? अपभ्रंशा भाष हिंदी भक्तिकाल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्पष्ट हो जाती है, स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। हम आशा करते हैं यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को आप सभी लोग हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए और हम मिलते हैं आपको नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।